नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा और आज चर्चा करेंगे इस हफ्ते की टॉप खबरों के बारे में, स्टार्टिंग विद द अदानी केस। एक बार फिर से गौतम अदानी जी के ऊपर और उनके खानदान के ऊपर एक अटैक हुआ है अमेरिका से। बड़े लोग हैं, उन पे भारत में अटैक कोई नहीं करता, सीधा अमेरिका से अटैक होता है। और इस बार अटैक ऐसा हुआ है कि सीधा अरेस्ट वारंट इशू हो गया है उनके खिलाफ। ये देखिए, यूएस के अंदर इस समय अरेस्ट वारंट गौतम अदानी के खिलाफ इशू हो चुका है। और सिर्फ गौतम अदानी नहीं, उनके नेफ्यू सागर अदानी के साथ भी सेम सिचुएशन है, उनके खिलाफ भी एक अरेस्ट वारंट निकल चुका है। वहाँ के एक फेडरल प्रोसिक्यूटर हैं, बहुत ही करप्ट, जो कि करप्ट बैकग्राउंड से आते हैं, करप्ट तरीके से वो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर बने हैं। चर्चा करेंगे उस पर, बताएंगे कि क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से ये फिर से एक बार जाके वही ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए जो आदमी लड़ रहा है, जॉर्ज सोरोस, उससे जाके ये पूरा मामला कनेक्ट होता है। उसके बाद आएंगे जहाँ एक साइड एक देश अटैक करने पे लगा हुआ है दूसरे देशों पे, वहीं दूसरा साइड एक देश है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स खोलने जा रहा है। रशिया के अंदर से खबर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, ने कहा है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स का जो है स्थापन किया जाए और लोगों को वर्क आवर्स के बीच में भी संभोग करने की आज़ादी दें। क्यों, उस पर भी चर्चा करेंगे। बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा सिर्फ रशिया में नहीं, इस समय यूएस और यूरोप में भी ये प्रॉब्लम फैल रही है। ये समाधान है मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आएंगे शॉन डिडी कोम्स, कल रात को $50 मिलियन की उनकी जो बेल थी, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। क्यों रिजेक्ट कर दी है और किस तरीके से उसके अलावा जो सिचुएशन वहाँ पे निकल कर आ रही है कि जो लॉयर टोनी बसबी उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उनके ऊपर अब खुद के अपने सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लग गए हैं। बात करेंगे उस पर भी, इन तीनों मुद्दों पर आएंगे। बट शुरुआत करते हैं गौतम अदानी से, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा देश में इस समय यही है। बताइए भाई, क्या है गौतम अदानी का सिचुएशन, क्या चल रहा है? ये यूएस ने बस एक मौका देखा है, मौका भी नहीं देखा है, मौका बनाया है कि भाई उनको पता है कि उनके इलेक्शंस तो अब हो गए हैं ख़त्म। जो पार्टी अभी पावर में है एक टाइम के बाद नहीं रहेगी। जितनी अब गौतम अदानी की एक ट्रम्प के साथ भी डील हुई थी कि गौतम अदानी ने ट्वीट किया था इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन से पहले नहीं, वो बाद में ही हुआ था। हाँ। पूरा ट्वीट किया था कि वो कुछ बिलियन अमाउंट पूरा इन्वेस्ट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी में। अब अगर वो अदानी यहाँ पे आता है इतना पैसा लेके, तो ऑब्वियसली वो अपना पूरा बिजनेस लेके आएगा, इतने लोगों को लेके आएगा और इतने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगा। लेकिन लेफ्ट को इतना अपनी पावर से फुर्सत नहीं मिले, तब जाके वो इसके बारे में बेनिफिट देखे ना। नहीं, बेनिफिट की बात नहीं है। जो आप कह रहे हो वो है कि $10 बिलियन थे जो उन्होंने कमिट किए थे कि मैं एनर्जी सेक्टर में लेकर आऊंगा। हाँ। 15,000 जॉब्स उन्होंने कही थी कि यूएस के अंदर बनेंगी। प्रॉब्लम ये है, जब इंडिया के अंदर कोई अमीर बनता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे होती है? या पूरी दुनिया में कोई अमीर बनता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे होती है? यूएस। क्यों? क्योंकि उनका डोमिनेंस खत्म हो जाता है, पावर स्ट्रगल आ जाता है वहाँ पे। कौन ज़्यादा पावरफुल रहेगा, कौन किसको कंट्रोल करेगा। हाँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे आदमी है जो कहते हैं कि नहीं भाई, मैं अपना कर रहा हूँ, तू अपना कर, लेकिन तुम अपना करो हिसाब में। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का ये रहता है कि भाई हमारी फ्री इकोनॉमी इसीलिए है कि जो अच्छे से कैपिटलिज्म चलाए वह जीते। ठीक है, अगर भारत कर रहा तो भारत जीते, अगर यूके कर रहा तो यूके जीते। सबसे अच्छा कैपिटलिज्म का सिस्टम अगर वर्ल्ड में इस समय कहीं है वो इंडिया है। बाकी सब स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये सब कंट्रीज मानती भी हैं कि हमारा तरीका ज़्यादा बेटर है इनसे। हाँ। हम कितने एफिशिएंटली अपनी इकोनॉमी के साथ आगे चल रहे हैं, ना किसी वॉर से कॉन्फ्लिक्ट ले रहे हैं, ना किसी को बेमतलब के फेवर जा रहे हैं। हाँ। सब जो भी है प्रॉपर डील के बेसिस पे है। आई थिंक जो अभी ये हुआ है 20 नवंबर को अडानी के खिलाफ, जो ये पूरा का पूरा नई कंट्रोवर्सी आई है, ये हमें शायद इसको सिर्फ यहीं तक नहीं ये लिमिटेड है। इनफैक्ट जो इससे पहले भी इनकी रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उनके स्टॉक्स गिरे, देन फिर से एक रिपोर्ट आई, फिर से उनके स्टॉक्स गिरे। ऑफ कोर्स वो रिकवर हो गए विद टाइम, बट देन अगेन ऐसा लग रहा है कि यूएस, या चलो मैं यूएस ना भी कहूँ तो कुछ सॉर्ट ऑफ पीपल हैं जो लोग कॉन्स्टेंटली, अगर उन पर डर्ट नहीं भी है ना, तो दे आर लुकिंग फॉर अ डर्ट ऑन अडानी। सोरोस, उसका काम क्या है? उसको सबसे, अब सोरोस के पर्सपेक्टिव से देखो, उसका मेन मोटिव रहता है जो एक देश की सबसे बड़ी पावर है उसी को तोड़ दो, देश अपने आप टूट जाएगा। साफ सीधी बात। इस इंडिया में अभी तक का वर्ल्ड, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में दो ही हैं, अदानी है और अंबानी है। राइट।
दोनों के इक्वेशंस अलग अलग हैं। अब अगर सोरोस ने अदानी को टारगेट किया है एक बार, वो उसी पे डबल डाउन करे जा रहे हैं कि उसको पता है कि अगर मैं इसी की एक पॉइंट पे बार बार पोक करूंगा ना, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करेगा जिसका मैं एडवांटेज लेके इसको और नीचे ले जाऊंगा। पीछे कारण अलग है, उसके पीछे कारण अलग बहुत बड़ा है। तुम अगर खोल के देखोगे कि जियो के अंदर किन कंपनियों का पैसा लगा है, कौन सी कंपनी है, फेसबुक वो बाद में मेटा, ये बाद में कंपनी आई थी ना, उससे फर्क नहीं पड़ता अभी पैसा किसका लगा। अभी अगर जियो फेल हो जाता है तो अभी अभी अगर जियो फेल हो गया तो किसका पैसा डूबेगा? मेटा का भी। मेटा, गूगल। कमाला हैरिस के सबसे बड़े 2 डोनर कौन थे? गूगल, मेटा, ठीक है। वो अंबानी के पीछे तो जाएंगे नहीं फिर। कमाला का डोनर कौन था? जॉर्ज सोरोस। ये सब एक ही ग्रुप के हैं जिनका पैसा अब लग गया है अंबानी में। तो अगर अंबानी पे उन्होंने अटैक किया तो सबसे पहले टांग किसकी टूटेगी? इन लोगों की। तो वो किसके पीछे जा रहे हैं? अदानी, जो कि फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है। अंबानी फर्स्ट जनरेशन नहीं है, धीरूभाई अंबानी थे पहले उनसे। वो क्या धीरूभाई अंबानी पर अटैक नहीं हुए थे? हुए थे। उन्होंने गेम कैसे कैसे खेल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अगर कोई पढ़ ले जाके तो उनका खोपड़ा घूम जाए। उस टाइम पे तो सारा कोई रेगुलेशन कुछ नहीं होता था बीएससी पे, अलग लेवल स्कैम चलते थे उस समय। तब वो उन्होंने हरा दिया। हर्षद मेहता, उस जमाने में अलग स्कैम चलते थे, तो उन्होंने जब हरा दिया, तुम्हें क्या लगता है अदानी पीछे बैठ जाएगा? अभी सिर्फ बात यह है कि अभी स्टॉक मार्केट बहुत ट्रेंड में है ना। एक्चुअली ट्रेंड में चीज है कि अभी इकोनॉमी बहुत ही अनस्टेबल पोजीशन में भी है। आफ्टर कोविड जो हमारा अप डिप आ सकता है, वो आई थिंक वो कभी भी किसी भी मोमेंट हो सकता है। एंड देन जो जिस सिचुएशन में भी हम डिप क्यों आएगा इंडियन इकोनॉमी में? इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं कर रही मैं, जनरली हमारी लाइक नॉट जस्ट आवर इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी। पोटेंशियली डिप तो आ सकता है ना, क्योंकि देखो अब 2 वॉर्स एकदम पोटेंशियल लाइन पे हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उससे ये डिप का कोई सेंस नहीं है ना यार। अगर वॉर होती है तो अच्छा ये बताओ पिछले वॉर के अंदर अमीर कौन बना? डिप एक्चुअली इसलिए भी आ सकता है क्योंकि अभी हम लोग ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं यार। वो करेक्शन तो स्टॉक मार्केट से हमारी इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक मार्केट एक मेजर है कि हमारी कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका मेजर कोई कनेक्टेड नहीं है कि हमारा जीडीपी कैसे परफॉर्म कर रही है। जीडीपी की बात नहीं, व्हेन आई एम सेइंग कि ओके आई हैव एक्चुअली मैंने वर्ड को गलत यूज कर लिया है। व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि अभी जो स्टॉक मार्केट में चल रहा है वो बहुत ही वॉलेटाइल, बहुत ही अनस्टेबल पोजीशन पे है सारी चीजें। एंड देन एवरी टाइम दीज न्यूज कम्स अगेंस्ट एनी ऑफ द बिजनेस पर्सन, तो उनकी जो भी लिस्टेड कंपनीज है उस पर इम्पैक्ट होता ही है, जो कि दिख भी रहा है हमें। वो तो होगा अदानी की 11 कंपनीज लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एंड देन एवरी कंपनी इज। बट एक चीज नोटिस करो, जब पहली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई स्टॉक 10 दिन गिरे। नेक्स्ट टाइम आई कि वो सेबी की चेयरमैन जो है वो छिपा रही है पूरा का पूरा मामला, स्टॉक 3 दिन गिरे। अब इस बार नया रिपोर्ट आया कि भैया अरेस्ट, ये तो सबसे बड़ा मामला था कि अरेस्ट वारंट इशूड है, स्टॉक गिरता है 20% पहले दिन, नेक्स्ट डे 5% फिर भाग रहा है वो। क्यों भाई? इंडिया के लोगों को समझ आ गया ना कि ये मजे ले रहा है, ये कुछ नहीं करेगा। हाँ, देखो आपको पता है एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने नोटिस करी थी व्हाइल आई वाज जस्ट रिसर्चिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि जो अडानी ग्रीन लाइक जो उनके ऊपर पूरा अरेस्ट वारंट सोलर एनर्जी और इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है ना, एंड देन उनकी जो अडानी ग्रीन करके कंपनी है उसका देवर ऑन ऑल टाइम हाई फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 24 सितंबर पे। एंड देन 24 सितंबर के बाद उनका सीधा एक बहुत मेजर कुछ क्रैश हुआ, एंड देन 6 नवंबर को उन्होंने फिर से पिक करा, एंड देन 6 नवंबर के बाद फिर से उस पर क्रैश लाइक दे सॉर्ट ऑफ लाइक गिरे, उनके स्टॉक्स गिरे। एंड देन व्हाट आई आल्सो नोटिस्ड कि 20 नवंबर को इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला। तो जो भी ये करना चाहता था, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग, हो सकता है यही मामला है। हो सकता है कि उन्हें ऑलरेडी ये पता था कि हमें करने वाले हैं, उन्होंने अपने स्टॉक्स बेचे, फिर कुछ हुआ, स्टॉक ऊपर गया, फिर उन्होंने स्टॉक बेच दिए, एंड देन अगेन 20 नवंबर को जब सारा मामला आया तो फिर तो ऑफ कोर्स स्टॉक्स गिरे ही जा रहे हैं पिछले। देखो समझो पूरी क्रोनोलॉजी, पूरा मैनिपुलेशन नहीं हुआ फिर एक तरीके से ये। हाँ, तो ये यूएस के अंदर ये तो मैनिपुलेट कर रहे हैं। हिंडनबर्ग ने क्या करा था? हिंडनबर्ग ने सिर्फ चीज करी है ही ना, लेकिन ये तो प्रॉपर आराम से शॉर्ट करके बैठे हुए, उसका तो उन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी है। इनफैक्ट एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जहां पे उन्होंने लिखा है स्पेसिफिकली कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग, लाइक पीपल आर नाउ हैव स्टार्टेड सेइंग कि भैया ये शॉर्ट करते हैं। पहले वो शॉर्ट सेलिंग है कंपनी, वो खुद बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग कमाते हैं। गेम स्टॉप ने जितना पैसा कमाता वो ऐसी कंपनी वो तो फेल हो गई थी वहां पे करते करते। तुम ये समझो, इसकी क्रोनोलॉजी समझो कि हुआ क्या है। यूएस के इलेक्शन होने वाले थे, वहां पे जाते हैं राहुल गांधी जी मिलने। हाँ, सबसे मेन पॉइंट ये चीज भी है। क्रोनोलॉजी समझो पूरे गेम की क्या है। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। राहुल गांधी जाते हैं वहां पे, किनसे मिलते हैं?
इलान ओमार, जितने लेफ्टिस्ट गैंग है उससे वो मिलकर आते हैं। वो वापस आते हैं, इलेक्शन होता है, सब कह रहे हैं कमला जीत रही है, कमला जीत रही है, कमला जीत रही है, कमला हार जाती है, डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है। फिर अब वहाँ पे लेफ्टिस्टों को पता है भाई हम पावर में नहीं आ सकते, हमारे पास है कितना 2 महीना सब करने के लिए, पूरा ड्रामा रचाने के लिए, पूरा ड्रामा खड़ा करने के लिए, ताकि जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आए तो संभाल ना पाए उसे। इसीलिए वो यूक्रेन में भी घुस रहे हैं इस समय कि मारो भाई रशिया, युद्ध कर दो भाई, इस समय आग लगा दो पूरे यूरोप में, ताकि 2 महीने बाद ट्रंप पे उंगली कर सके भाई देखो ट्रंप आया तो क्या हो गया रशिया में, यूक्रेन खत्म हो गया। वो ये गेम कर रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, वो इंडिया से रिलेशन तोड़ के जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले, क्योंकि उसको पता है ट्रंप आ गया तो इंडिया, नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे पहले इसको सैबोटाज कर दे 2 महीने के अंदर, तभी ऑफिस से बाहर निकले। अब क्रोनोलॉजी समझो। ब्रेयन पीस नाम का एक फेडरल प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, पहले लॉयर था। ब्रेयन पीस पहले आयरनी एट इट्स बेस्ट। वो भाई साहब लॉयर थे, पार्टनर थे एक फर्म में। वहां पर डेमोक्रेट पार्टी का जो सेनेट में लीडर था, अभी वो हार गया सिलेक्शन में, वहां पे सेनेट का जो लीडर था उसका नाम था चक शूमर। चक शूमर 2021 के अंदर बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने पे उसको रिकमेंड करते हैं कि ये ब्रेयन पीस को उठा के जो है आप बनाओ फेडरल प्रोसिक्यूटर ईस्ट न्यूयॉर्क से। लो भाई, पहले ही रेफरेंसेस चल रही हैं। अब चक शूमर दोस्त किसके हैं? अगर कोई उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के देखे चक शूमर की, तो उनको दिखेगा कि ये हैं एलेक्स सोरोस के बहुत अच्छे दोस्त। कहीं भी बाहर इनकी फोटो दिखेगी तो एलेक्स सोरोस के साथ इनकी फोटो आपको अंधी जगहों पे दिखेगी घूमते हुए। एलेक्स सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस का बेटा, ठीक है। अब जॉर्ज सोरोस ने किस पे अटैक किया? पहला अदानी, ठीक है। जब वहां से जीत नहीं पाया तो अब उसने किसको इस्तेमाल किया? जो बंदा उसने कोर्ट के अंदर एज अ फेडरल प्रोसिक्यूटर बिठाया हुआ है कि भाई तू सीधा अरेस्ट वारंट ही निकाल दे इसके खिलाफ, इतना ही गेम कर दे। और इससे क्या होगा? अदानी की डील होने वाली थी, $500 बिलियन का बॉन्ड डील होने वाली थी यूएस में। अगर वो डील मिल जाती उसे, ठीक है, तो यूएस के बैंक भी जो है फिर लायबल हो जाते अदानी का लोन लेके, ठीक है। उनको पहली चीज तो $500 बिलियन का बॉन्ड रुकवाना था कि अदानी को ये ना मिले, ये पैसा ना मिले अदानी को यूएस से। दूसरा उनको क्या करना था, गौतम अदानी ने 13 नवंबर को 5 नवंबर 6 नवंबर को रिजल्ट आया, 13 नवंबर को ट्वीट किया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ट्रंप, मैं आ रहा हूं $10 बिलियन लेके यूएस के एनर्जी सेक्टर में लगाने के लिए, जहां ट्रंप बोलेगा वहां, ठीक है। और इससे 15,000 जॉब क्रिएट होंगी यूएस में। उसके 7 दिन के अंदर अंदर ये आ जाता है कि भैया अरेस्ट वारंट निकालो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सबसे खतरनाक चीज, पूरा का पूरा जो एलिगेशन लगा है वो ये कहता है कि गौतम अदानी ने भारत के अंदर 3 स्टेट सरकार या 4 स्टेट सरकारों को घूस दी है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, ठीक है। मगर चारों में से कोई भी स्टेट बीजेपी का नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये स्कैम या ये ब्राइब, ये घूसखोरी इंडिया में हुई है तो उनको कैसे पता चला? उनको पता, छोड़ो भाई, अमेरिका में केस क्यों हो रहा है? मैं भारत में मर्डर करूंगा तो न्यूयॉर्क में चार्ज करोगे क्या मेरे को? भाई तुम नहीं कर सकते। अगर मैंने भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जाके किसी के साथ क्राइम मचा दिया, कहीं पे मर्डर कर दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, तो भैया तुम मुझे यूएस में चार्ज करोगे कि लंदन में चार्ज करोगे कि दिल्ली करकड़ुमा में चार्ज करोगे? अगर गौतम अदानी ने उड़ीसा के अंदर ब्राइब दी है तो सीबीआई बिठाओ, रॉ बिठाओ, तुम यूएस के अंदर अरेस्ट वारंट निकाल ले क्यों घूम रहे हो भाई? क्योंकि एक तरीके से ना ये एक तरीके से अदानी के लिए वार्निंग होगी कि अगर तू यहाँ आया तो तेरे लिए अरेस्ट वारंट एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो तेरे को सीधा ट्रम्प के पास नहीं मिलने जाएगा, सीधा पहले कोर्ट रूम जाएगा, वहां पे जाके अपना टाइम वेस्ट कर, अपनी इमेज को ऐसी तैसी करवा, फिर जब अगर फ्री होता है बाहर निकल के अगर तेरी डील बन सकती है तो बना। तो अब यही है ना, यहाँ पर ट्रम्प क्या कर सकता है? ट्रम्प आके सीधा बोले भाई अदानी पहाड़ में जाओ तुम सारे। हाँ, उसके पास तो हाथ में पावर है पार्डन करने के, लेकिन वो कंसीडरिंग हाउ ट्रम्प फंक्शंस वो कर भी सकता है। लेकिन वो उसको एक ही चीज रोकेगी कि उसको मीडिया कैसे प्ले आउट करती है कि भाई तुम एक कन्विक्टेड को जो है इंडियन कन्विक्टेड इंसान, मीडिया तो ऑलरेडी ट्रम्प के अगेंस्ट में हो, तो खुद ही बोलता है कि अगर मैं कुछ अच्छा भी कर दूं ये दिखाएंगे ही नहीं कभी। हाँ, खुद मुंह पे बोलता है सबके आगे। बट वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना कि यार ट्रम्प ने एक स्कैमर को बचाया, वो गलत हेडलाइन हो जाएगी, फिर वो ट्रम्प के फेवर में नहीं है।
वो गलत भी होगी ना, वो हेडलाइन भली क्यों ना गलत हो, लेकिन वो हेडलाइन चल गई ना एक बार, तो चल गई भाई फिर वो। वही तो इमेज पे अटैक होता है ना सीधा सीधा। अब इमेज अगर एक सेकंड लगता है खराब होने में और साल लगता है उसको वापस बनाने अब में। क्या गौतम अदानी यहाँ पे गलत हैं? मैं तो नहीं मानता हूँ। देखो, तुमने कितने भी एलिगेशन लगा दो, अगर तुम प्रूव नहीं कर सकते हो तो एलिगेशन लगाते रहो भाई। फिर अभी कल कॉर्नर लगाने का भी नहीं ना, प्रूफ दोनों तरफ से नहीं होगा ना। फिर अगर दोनों तरफ से प्रूफ नहीं हो रहा तो वो लंबा खिंचता रहेगा खिंचता रहेगा खिंचता रहेगा। और सोचने वाली बात तो ये है कि उन्होंने जो अटैक करा है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी के उस पे करा, लाइक सोलर एनर्जी, क्योंकि इट्स अ वेरी इन टॉपिक, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू नो हाउ यू शुड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, एंड आप किस तरह की एनर्जीज को यूज कर सकते हो ताकि आपका फ्यूचर जनरेशन सिक्योर रहे। तो मेरे को लगता है ये मूव कहीं ना कहीं उनके सिर्फ प्रेजेंट उस पे ही नहीं बट फ्यूचर जो भी अरे हो सकता है आगे तुम ये सोचो, दुनिया में लेफ्टिस्ट क्या गाते हैं? क्लाइमेट 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 सही करो, क्लाइमेट सही करो, रिन्यूएबल एनर्जी लाओ। जो लेकर आ रहा तुम उसी की गांड मार रहे हो भाई, उसी को तोड़ रहे हो तुम। क्योंकि उनको उसको तोड़ने में उस लेफ्टिस्ट का बेनिफिट है ना, लेफ्टिस्ट के पास थोड़ी पावर रहेगी, थोड़ी क्रेडिबिलिटी रहेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनका लेफ्टिस्ट का इशू उठा के कंजर्वेटिव लेकर आ रहा है, तो लेफ्टिस्ट के पास बचेगा क्या मुद्दा जब उनके सारे मुद्दे कंजर्वेटिव लाके पूरा कर देंगे? तो ये बात है, ये 0 बटा कुल जाएगा सारा मामला इनके दिमाग का। हाँ, तो ये प्रॉब्लम यहाँ की खिचड़ी बनानी है, होगा क्या उस खिचड़ी का उनको भी नहीं पता। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी मंडे स्टॉक मार्केट खुलेगी, सब के सब ऊपर चला जाएगा। ये ऐसे अपना ये लेके देखो भी अदानी का लेटेस्ट यही है कि भाई वो रिप्लाई करेगा, लेकिन वो कोर्ट में रिप्लाई करा है कि इसमें से जो भी आपने बोला है, हमारी 11 कंपनीज लिस्टेड है, उसमें से कुछ भी आप किसी के खिलाफ आप कुछ भी नहीं है आपके इंडाइटमेंट में पूरे के पूरे। सो आप जाओ, गो फक योरसेल्फ। वो इंडाइटमेंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो देख लिया ना सूट्स। मैं एक्चुअली यही सोची थी, पता है वो फेडरल प्रोसिक्यूटर के इंडाइटमेंट क्या होते हैं वो हम सबको पता ही है। यूएस के अंदर किस तरह से गेम चलता है, डॉक्यूमेंट फोर्ज किए जाते हैं, सारा हमने तामझाम देखा ही हुआ है। अभी शॉन डिडी कॉम्स का ही सीन ले लो, वहाँ भी वही चल रहा है। उनके तो अलग ही चीज़ें चल रही हैं भाई। वो कभी सुसाइड का आ जाता है उसका अंदर, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ नहीं कर रहा, कभी फ़ोन यूज़ करके बट अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहा है बच्चों के साथ। कोई हिसाब नहीं है भाई उसका भी। देखो ट्रम्प को अभी भी आने नहीं देंगे। मुझे अभी भी पूरा ऐसा गेम लग रहा है कि ये ना इतनी आसानी से ट्रम्प को 22 जनवरी को चढ़ाने नहीं देंगे गद्दी पे। ये उससे पहले कुछ ये पूरा सेटअप बना रहे हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर जितनी बर्बादी फैला सकते हो ना दुनिया में, डेमोक्रेट सिर्फ वो कर रहे हैं कि बर्बादी फैलाओ दुनिया भर में। ये 2 महीने हमारे पास, जो बर्बादी हम 4 साल में नहीं फैला पाए, 2 महीने में समाप्त करो। यूक्रेन और रशिया में ऐसा वॉर करवा दो कि यूरोप तक पहुंच जाए, ट्रम्प आए तो कुछ हो ही ना पाए। इंडिया और यूएस बहुत साथ दे रहे हैं एक दूसरे का, इन दोनों में लड़ाई करवा दो ताकि ट्रम्प आए तो उसको गाली पड़ेगी भाई भारत से रिलेशन खराब हो गए। जितना गेम सेटअप हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है यूएस के अंदर डेमोक्रेट्स और इनका कि ट्रम्प को काम नहीं करने देना है। ये दुनिया छोड़ेंगे ही नहीं ट्रम्प के लिए कुछ काम करने के लिए। हाँ, ये उसी मोड में है। वो इसकी ऐसी गंदी हालत कर देंगे कि ना बंदा इस घाट का ना इस घाट का। तो अब ट्रम्प ने भी गेम अपना शुरू कर दिया ना, इलॉन मस्क को भेज दिया ना रशिया बात करने के लिए पुतिन से। अपने पत्ते खेल वो हाँ, तुम ये समझो वो प्रेसिडेंट बन सकता है, वो डिप्लोमेटिक वे में बात नहीं कर सकता ना, इनफॉर्मल तो कर सकता है। तो उसने इलॉन मस्क को भेज, तू जाके बात करके आ। और इलॉन मस्क तो उसका वैसे भी लॉन्ग स्टैंडिंग। और इलॉन मस्क वहां गया होगा, उसने सिर्फ इतनी बात बोली होगी पुतिन को, 2 महीना चुप बैठ जाओ बस। हाँ सही बात है, क्षमा तक करो। सबसे बड़ी एडवाइस यही है भाई साहब। लेकिन एडवाइस की बात नहीं है ना, मेरे घर पे कोई बम मारेगा मैं 2 महीना बैठा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम, ये चीज अलग है ना। ये प्रॉब्लम, इस चीज को संभालना, इसको इस चीज से डील करना बहुत अलग चीज है। तो भी पुतिन ने छोड़ दी ना हाइपरसोनिक मिसाइल उसके ऊपर यूक्रेन पे गिराई ना, धनाधन दिखाने के लिए, बिना वॉर हेड लगाए कि भाई देख लो मिसाइल है, ये सीधा अमेरिका न्यूयॉर्क में घेरूंगा और आगे न्यूक्लियर बम लगा के घेरूंगा अगर अब तुमने बदतमीजी करी तो। भाई साहब वो वीडियो देखी थी, रात को एक साथ ढों करके शांत हो गए सारी चीजें। मैं ऐसा हिल गया, मैं कहा यार ये फटा नहीं है अभी, एक भी नहीं फटा उनमें से, वो सिर्फ जाके घुस गए जमीन के अंदर। अगर वॉरेट नहीं था उसमें, वॉरेट नहीं था ना उसमें भाई, वार्निंग थी वो। हाँ, वो दिखा रहा था कि मेरे पास है मिसाइल, वही तो। बट अगर मैंने इसको यूज कर लिया ना तो फिर देखना क्या होगा। तो चलिए आते हैं इसी से, रशिया की बात हो रही है तो रशिया के मुद्दे पे आ जाते हैं। रशिया के अंदर ये पॉलिसी मैं इंडिया में भी एक बार लाना चाहूंगा। खुल रही है द मिनिस्ट्री ऑफ, भाई इंडिया के अंदर आ गई, यहाँ पर वैसे खाने के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पर शुरू कर दिया, घर में 10-10 बच्चे हो जाएंगे लोगों के, यहाँ पर इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हो जाएगा, गरीबी भी स्काई रॉकेट हो जाएगी। हम चाहते हैं हमारी पॉपुलेशन कम हो, चले जाओ भाई, कोई अमेरिका जा रहा जाओ नहीं, ऐसे निकलो, जाओ ऑस्ट्रेलिया जाओ। इंडिया की पॉपुलेशन ऐसे कम नहीं करनी है, इमिग्रेंट्स को बाहर भेजो सबसे पहले तो।
आधी पॉपुलेशन, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन हमारे इंडिया से कम हो जाएगा, सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स निकल गए यहाँ से। तो इलीगल कौन है यहाँ पे? अरे वो बांग्लादेश में बैठे हैं, वेस्ट बंगाल में बस। अरे जितने आते भी तो हैं यहाँ पे, म्यांमार से रोहिंग्या कितने घुस रखे हैं इंडिया में। हमारे देश के अंदर इलीगल इमिग्रेशन होगा मैक्स टू मैक्स 1% 2%, उसकी टेंशन हमारे देश में हमारे देश के लोग ही केटर हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। ये बात भी सही है। पहले तो हमारे देश के लोग केटर हो जाए। इतनी जो जनसंख्या बढ़ा रखी है, अगर तुम इसको आधा कर दोगे ना, अभी तुम्हें बता रहा हूँ इंडिया नंबर 1 हो जाएगा वर्ल्ड में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर इंडिया की जनसंख्या हाफ होती है भी जो है, और यही कंडीशन होती है जो भी बनी हुई है इकोनॉमिक कंडीशंस, इंडिया शायद यूएस चाइना से कम्पीट ऑलरेडी शुरू कर चुका होता करना यार। बट अगर आप ये भी देखो कि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन अभी भी है वो ऑलरेडी उस कंपटीशन के लाइन में है, तो ऑफ कोर्स हाँ, अगर वो आधी होती तो हम कितना बहुत आगे होते हैं। इन वियर्ड वेज थैनोस वाज राइट। हाँ बट देखो, अब इंडिया से प्रॉब्लम ये भी हो रही है ना कि जो बंदे बाहर जा सकते हैं वो कोई गरीब तो जाएगा नहीं। वही बात है। ठीक है, अगेन वही गरीब को तो मेहनत करनी पड़ेगी देश के सारे पाकिस्तान नहीं हो सकते ना कि गरीबों को भेज दिया जाके रहो वहीं पे। वो जो पाकिस्तान वाले करते हैं, गरीबों की फ्लाइट में भर के सऊदी भेज दो और वहां पे जाके छोड़ दो, रिटर्न टिकट दो ही मत। भारत इतना कमीना नहीं है, भारत इतना कम, हम अपने लोगों को जानते हैं, उनकी केयर करना। भारत उल्टा बाहर से इंडियंस को अपने अंदर लेके आ रहा था, जो लोगों को समझ ही नहीं आई चीज भाई पहले पॉइंट पे। वो सब ऑपोजिशन पार्टी है, बंदे ने सीधे अपना डॉक्यूमेंट दिया कि भाई जितने बाहर हैं सब अंदर आ जाओ। उसको प्रेजेंट ही ऐसे किया कि भाई किसी समझ ही ना आए वो। नॉट जस्ट दैट कि जितना भी ये जब कोविड के टाइम पे कितना हुआ था कि बाहर कितनी सारी कंट्रीज के लोगों को वहाँ से लोगों को उठाया एंड देन उनकी कंट्रीज पे जाके ड्रॉप कर। तो हाँ, ऑफ कोर्स वी आर नॉट द काइंड ऑफ कंट्री जो ऐसा कुछ कर पाए। तो ये एनडीटीवी का आर्टिकल है जो यहाँ कहता है कि रशिया इज कंसिडरिंग एस्टैब्लिशिंग अ मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स इन इट्स लेटेस्ट मूव टू टैकल कंट्रीज डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। नीना Ostanina, a loyalist to President Vladimir Putin and the chairperson of Russian Parliament's Committee on Family Protection, Paternity, Maternity and Childhood, is looking into a plea demanding such a ministry, according to reports. Officials in the country are looking at ideas to meet Putin's call to halt the demographic decline said to have worsened by Russia's ongoing invasion of Ukraine, resulting in significant loss of life since it began in February 2022. तो ये रशिया में प्रॉब्लम हमेशा से रही है, मैंने देखा है, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 रहा हो, 1 रहा हो, जब भी वहाँ वॉर होता है रशिया की मेल पॉपुलेशन एकदम खत्म हो जाती है। अभी भी करंटली रशिया के अंदर फीमेल ज्यादा है मेल से, मेन कम है। यस। हाँ। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ रशिया की नहीं लगती है। वैसे एक रैंडम चीज बोल रहा हूँ मैं, रैंडम प्रॉपर रैंडम है, कोई रिलेशन तो है थोड़ा बहुत। इतना सब मिनिस्ट्री बनाने के बजाय अगर रशिया मैल फंक्शन कॉन्डम्स ही बना दे बंदे अपने आप बिना कुछ करे पॉपुलेशन बढ़ेगी, बंदों की पहली बढ़ जाएगी। ये हो गया कि कैसे हो गया? तो रशिया थोड़ी बनाता है कॉन्डम तो ड्यूरेक्स और वो बनाएंगे ना। तो कंट्री में जब आते हैं तो पिन मार दी, भेज दिया क्या जा रहा है? सील कैसे खोलोगे तुम? सील खोल के वापस पैक कैसे करोगे? बहुत चीजें हो जाती हैं। रशियन चूतिया नहीं है ना भाई, वो बहुत दिमाग वाले लोग हैं, उनको पता है। उनको वहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं कि वहाँ पे कॉन्डम और उसके प्रॉब्लम वहाँ पे ये कि वहाँ पे लौंडे ही नहीं है कुछ करने के लिए। प्लस और अगर वहाँ पे ऐसे यूएस की तरह तो वाला इशू नहीं है कि आप अबॉर्ट नहीं करा सकते। अगर बाई चांस आप प्रेग्नेंट हो भी गए तो यू कैन ऑलवेज गेट योरसेल्फ अबॉर्शन। नहीं, वहाँ पे यूएस से ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं अबॉर्शन पे। वहाँ पे आप तो पहले एक महीने के बाद भी नहीं करा सकते हो। अब हो सकता है, अब नहीं है। रशिया में हमेशा से अबॉर्शन के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। बहुत कैथोलिक देश है, वहाँ पर बच्चे को मारना भगवान की सजा है। फिर आपको स्टेट तो छोड़ दो, भगवान देगा। तो वो उस मामले में तुम ये सोचो, रशिया अगर वॉर करने जा रहा है तो उसको जाके चर्च में एक बारी बात करनी पड़ती है वहाँ के पैस्टर से कि भाई तुम रिलीजियस लोगों को शांत रखना। जब वॉर हुआ था तब रशिया के अंदर भी और यूक्रेन के दोनों जगह गया था वो आदमी। तो ये समझो वहाँ पर रिलीजियस, वो अमेरिका की तरह नहीं है, वहाँ पे LGBTQ का फांसी सजा है सीधा। समझो बेस्ट चीज है भाई। हाँ, वो रोमेनिया वगैरह की तरह बहुत रिलीजियस कंट्री है। रोमेनिया ऐसी जगह है, पता नहीं कौन बता रहा था, मैं नाम भूल गया, कोई इन्फ्लुएंसर था, कह रहा यहाँ पर लड़कियां इतनी रिलीजियस हैं, तुम्हारे साथ रात को बाहर जाएंगी, ठीक है, शराब पियेंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन इतनी ही पियेंगी कि सीधा खड़े होकर 10 बजे रात को घर में वापस पहुंच जाए और फिर भी जीसस को थैंक यू बोल के सो जाएगी। टेट की वीडियो, टेट नहीं बोल रहा। तो ये रोमेनिया और ईस्टर्न यूरोपियन जो पूरा कल्चर है ना, वहाँ पर इस तरीके से कंजर्वेटिव चलती हैं रशिया में। यहाँ पे कहता है ये हियर आर सम ऑफ द की प्रपोजल मेड टू बूस्ट द बर्थ रेट इन रशिया। पहला है नो इंटरनेट एंड लाइट।
कह रहा मैं तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन ही तुमसे ले लूंगा, तुम फोकस करो पहले। ये कह रहा है रात को 10 बजे से 2 बजे तक आपके पास ना इंटरनेट होगा ना लाइट होगी घर में। बैक टू मेडिवल्स। मैं इंडिया से नहीं सोच रहा हूँ इसे, क्योंकि पता है ये इंडिया में अगर बत्ती चले जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते, इतना पसीना आ जाता है, वो रशिया है। ये बात तो पॉइंट है यार, ये पॉइंट है। फिर है सेकंड, इंसेंटिव फॉर मदर्स पेइंग मनी टू स्टे एट होम वुमेन हु आर रेजिंग देयर चिल्ड्रन एंड डूइंग हाउस वर्क इज अमंग। ठीक है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ये सेंसिबल चीज है, ये इतनी तो करना चाहिए था। अगर लड़के कम है वहाँ पे तो इतना तो सरकार की तरफ से जायज है। थर्ड पॉइंट कहता है पे फॉर फर्स्ट डेट्स। अनदर सजेशन इज दैट गवर्नमेंट स्टार्ट्स पेइंग पीपल फॉर देयर फर्स्ट डेट्स अप टू 5,000 रूबल्स, अराउंड 4,395। मजेदार चीज नहीं है भाई साहब, पहली डेट में जाने को बंदा फंडिंग मिल रही है अपने को यार। अभी आप फोर्थ पॉइंट पर आओ, सबसे मजेदार चीज तो वो है। बट अच्छा सिर्फ फर्स्ट डेट पे अवेलेबल है, नहीं तो मैं बार बार अवेल कर सकते थे ना लोग वहाँ पे जाके कि 4,000 लड़कियों के साथ जाओ, 1 घंटा एक अलग अलग लड़कियों के साथ जाओ भाई। हाँ, बट एक ही बार अवेलेबल कर सकते हो तुम्हें। उसके बाद तुम्हारी सेटिंग हो गई तो 4,000 रुपये तुम्हारा रिश्ता फिक्स, वो वाला सीन। पब्लिक ये एक बार पुतिन जी बताइए कि डिस्काउंट क्या चीज है? मतलब भारत तुम भेजते हो यहाँ 20,000 रुपये लगता है, यहाँ तुम अपने वहाँ पे 4,000 में निपटा दे रहे हो, ये क्या तरीका भाई है? 20,000 6,000 लगता भाई। ये तो वही चीज होगी कि एप्पल आईफोन वहाँ 60,000 का मिल रहा है, यहाँ पे 1.5 लाख का बेचते हो लाख इंडिया में तुम, ये गलत बात है ना। काय का इन्फ्लेशन, इसमें काय का इन्फ्लेशन लगा रहे हो? वेडिंग नाइट पेमेंट, पब्लिक फंड, ये क्या है? पब्लिक फंडिंग, वेडिंग नाइट पेमेंट क्या है भाई यार? इसकी डिटेल्स तो सुनो। Public funding of wedding night in hotels for couple is also said to be under consideration. This involves payment of up to 26,300 rubles, 23,000 rupees, in the hope of promoting pregnancies. एक second, public funding of wedding night in hotel for couples. मतलब ये चाहते ही नहीं कि तुम शादी के बाद 1 सेकंड वेस्ट करो भाई, तुम उसी जगह जाके बच्चा बनाओ। अरे यार हद है, सांस तो ले दो, दूध तो पीने दे भाई। As per local media, the proposal for the Ministry of Sex to take charge of initiative to boost birth rate was raised in plea organized by GLAF PR agency. PR एजेंसियां बड़ी पगलाई हुई हैं भाई। मतलब ये सब इन Khabarovsk, for instance, female student in the 18 to 23 age group may receive up to 900 pounds, roughly 1 lakh रुपए, on the birth of a child under the new initiative. The amount stands at rupees 10 lakh for a firstborn in Chelyabinsk. The compensation differs depending on the region. मतलब आप कहीं और जाके करोगे तो उसमें 9 लाख भी मिल सकता है आपको, बट आप किसी अलग स्टेट में करो तो शायद आपको लाख रुपए ही मिल सकता है। वाह। तो ये रशिया चलेंगे क्या? नहीं यार, वीजा फ्री भी हो रहा है वहाँ पे। वीजा फ्री है भारत का वहाँ पे, साला वीजा ऑन अराइवल कर रखा। बट प्रॉब्लम वो नहीं है, मुझे लगता है पहले तो समझे प्रॉब्लम आई क्यों है। टाइम नहीं है जाने का कंसीडरिंग द वॉर सिचुएशन। बट ये समझे ये हो क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है इनको कि इनको मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स खोलनी पड़ रही है? ऑफ कोर्स फर्स्ट रीजन इज डिक्लाइन ऑफ देयर बर्थ रेट। बट क्यों डिक्लाइन? क्योंकि वॉर चल रही है वहाँ पे पिछले 2 साल। अगर वॉर चल रही है तो लोग मर रहे हैं ना, बर्थ डिक्लाइन क्यों? जो बर्थ अभी भी हो रहा है वो वॉर्स में जाके आगे उनको भी बड़े होने में 20 साल लगेंगे अभी। तो ऐसा नहीं कि वो एकदम से पैदा होते ही निकल गए उसके लिए प्रमोट। हम अगर एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से देश के अंदर बर्थ डिक्लाइन है, सबसे पहले आता है यूएसए, डेली एलॉन मस्क चिल्लाता है ट्विटर पे। रशिया, ठीक है, फिर ब्रिटेन, वहां तो गोरे खत्म ही हो रहे हैं मेरे हिसाब से। इंडिया बैठ गया वहां पे भी, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, यहाँ पे बर्थ डिक्लाइन हो रहा है। कनाडा में बर्थ डिक्लाइन हो रहा है। सिर्फ रशिया में तो वॉर चल रहा है, तो यूएस में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, कनाडा में क्यों बर्थ डिक्लाइन हो रहा है? ऑल्सो बर्थ डिक्लाइन, दिस इज अ हाइपोथेटिकल थिंग, बट आई थिंक बिकॉज बच्चों को पालना इतना ज्यादा महंगा हो गया है ना, तो कि लोगों को लग रहा है कि भाई मेरे को एक, अब बच्चों को पालना है ना, लोग एक एसेट नहीं एक लाइबिलिटी देख रहे हैं कि यार 18 साल तक एक कंसिस्टेंट खर्चा है मेरा एक, एंड देन पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग मोर देन इनफ टू सॉर्ट ऑफ इंक्रीज देयर अर्निंग्स। समझ रहे हो कि इन्फ्लेशन भी तो आ जाता है, इन्फ्लेशन भी तो आ जाता है इस चीज में। एग्जैक्टली। नहीं, बट हर कोई थोड़ी कैसे काम कर लेगा, इन अपना सैलरी हाइक लेना, ये तो कहीं ना कहीं तुम्हारे आईक्यू और ईक्यू पे भी डिपेंड करता है ना, कि तुमने को पे भी डिपेंड करता है। बट अगर आप आज की सिचुएशन देखो, सॉरी आई एम कटिंग यू, बट अगर शायद मैं मेरे से 20 साल पहले का सिचुएशन देख लो, तो जो मेरी आज सैलरी या फिर शायद मेरा, अगर मैं इसको इन्फ्लेशन भी कंसिडर करूँ तो मेरे माँ बाप शायद एक घर खरीद सकते थे। आज का इंसान जो मेरी सेम सैलरी पे वो अपना खर्चा ही नहीं चला पा रहा है यार। तो ये बोलो ना कि आपकी इन्फ्लेशन और सैलरी दोनों एक साथ नहीं बढ़ रही। हाँ,
एग्जैक्टली तो सैलरी देखो, कहीं बहुत फेमस सेइंग है, यू डोंट गेट वॉट यू डिजर्व, यू ओनली गेट वॉट यू नेगोशिएट। ठीक है, जब तक आप खड़े होके स्टांस नहीं लोगे, ठीक है, डिजर्व ये सोच रहा हूं, डिजर्व करता हूं मैं, मेरे को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, कोई ना दे रहा भाई तुम्हें आके। इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड। तुम्हें खड़े होके वहां पे नेगोशिएट करना पड़ेगा अपनी औकात पे, कि भाई मैं ये हूं और मुझे ये चाहिए। अगर सामने वाले को लगता है कि उसकी वो वर्थ है तो वो नेगोशिएशन काम कर जाएगा। अगर सामने वाले को नहीं लगता कि इसकी ये वर्थ है तो वो नेगोशिएशन कभी काम नहीं करेगा। और अगर सामने वाला बंदा नेगोशिएशन सही से नहीं कर पाया तो वो उसको इफेक्ट करने वाला है एक टाइम पे। सही बात है। ठीक है, मान लो कोई एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मान लो सामने से जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, जो उसकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ा नहीं रहे, वो नेगोशिएट कर रहा है कि भाई मैं छोड़ दूंगा अगर तुमने नहीं बढ़ाया तो, वो फिर भी नहीं बढ़ाते। ठीक है, कुछ भी कारण होता है कि भाई हमारा नहीं कर पा रहे या कुछ भी कारण हो, वो नहीं बढ़ा पाए, वो बंदा छोड़ के चला जाता कहीं और। नुकसान किसे हुआ? कंपनी को ही लॉस उनका होगा, क्योंकि उनके हाथ से टैलेंट निकल गया ना, उनके वो हाथ बंदा ही बिजनेस लेके आ रहा था। लेकिन वो फंसा कहाँ पे? कंपनी तो इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि भाई टैलेंट है इसको क्यों जाने दे रहे हैं हम लोग, और वो कह रहे भाई नहीं बढ़ा सकता है पैसा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी भी कमा नहीं रही। ठीक है, अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है चीजें ऑटोमेशन पे जा रही हैं। एक जमाने पे सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब हुआ करती थी कि भाई मैं उठा के पोस्ट करूंगा। आज की डेट में तुम गूगल पे डालो हुट सूट, ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट से उसको एपीआई से कनेक्ट कर दो, तुम कुछ भी वेबसाइट पब्लिश करोगे वो एआई अपने आप उठा के उसको सारे सोशल मीडिया पे पब्लिश कर देगा। अरे वही नहीं, वो सारे एनालिटिक्स, आपको कंपटीशन का डेटा, सब कुछ यू कैन गेट एवरीथिंग ऑन Hootsuite। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि भाई बर्थ डिक्लाइन क्यों हो रहा है? रशिया के अंदर का इकोनॉमी बहुत अच्छी है? नहीं, सेम अप्लाई हो जाता है कि भाई जब मेरी जेब में मेरा ही खाने का पूरा नहीं हो रहा तो मैं किसी और को क्या करूं? कैसे देंगे, कैसे प्रोवाइड करें? अब ये सोचो इंडिया में बर्थ रेट बढ़ क्यों रहा है? मैं एग्जैक्टली इसी पे आई थी। अगर यही सेम सिचुएशन प्रिवेल कर रही है तो फिर इंडिया में तो बहुत ही एक्सेप्शन हो गया ना। क्योंकि इंडिया एक्सेप्शन नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है। यहाँ इंडिया लोग के कमा अंदर रहे हैं, trade कर रहे हैं। 6.4% का जीडीपी ग्रोथ रेट है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट है, मतलब हमारे यहाँ पैसा आ रहा है। उतने बच्चे, उतनी फैमिलीज उन बच्चों को खिला भी पा रही हैं, उनको फीड कर पा रही हैं टाइम पे। लेकिन अभी ये कौन सी फैमिलीज है, ये कौन सी जनरेशन है जो खिला पा रही है? ये है बूमर और ये है मिलीनियल, अर्ली वाले मिलीनियल, लेट वाले मिलीनियल नहीं, जो जेनजी के पास है वो नहीं, वो फंस रहे हैं। जेनजी की लाइफ पूरी की पूरी अलग होगी हमसे, ये तो है भाई लिखित में, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने पावर में आएंगे ना, टेक्नोलॉजी उनके साथ साथ आएगी। और टेक्नोलॉजी क्या, वो पावर में ऑलरेडी है है। जेनजी 25 साल की उम्र तक का जेनजी है, वर्क फोर्स में है, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब नया जनरेशन एक्स का आना टाइम होगा, जेनजी ऑलरेडी वर्किंग फोर्स है। वो 25 साल को जब तक 40 साल में नहीं आएंगे वो चीजें समझेंगे नहीं कैसे काम करती हैं। कौन सी? जेनजी भी जब हम नए नए आए थे, हमको भी ये काम स्टार्ट किया था, तो हमने 25-26 टाइम पे आगे एक अंदाजा मिलता है कि सोसाइटी काम कैसे करती है, कॉर्पोरेट कैसे काम करता है। अब वही चीज उनको भी समझने में टाइम लगेगा। और ये चीज वो यही नहीं तरीके से कॉर्पोरेट नहीं चलता। नहीं, यही तुम कर, यही तो कंपनियां इस समय बदलाव ला रही हैं, यही तो चेंज हो रहा है। वही तो चीज कह रहा हूं मैं जेनजी भी। नहीं सुन रहा, वही तो मैं जेनजी नहीं कहने वाला था। वो नहीं सुनेगा। अरे डार्लिंग, मैं वही तो कहने वाला था, कॉर्पोरेट और जेनजी एक दूसरे के साथ नहीं चलते, और यही चीज साथ साथ अभी टाइम के साथ आगे जाके दोनों साथ में काम करेंगे। दोनों को अपने अपने लेवल पे जाके चेंजेस करने पड़ेंगे एक दूसरे के लिए। फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर वो चॉइस नहीं होगी तो वो सीधा उनके प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तुम वर्क फ्रॉम होम देख लो, आज से 5-10 साल से पहले से कौन सी ऐसी कंपनी थी जो किसी को अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम देगी? उसमें जेनजी का रोल नहीं है, उसमें कोविड का बहुत बड़ा रोल है। कोविड भी है, लेकिन टाइम के साथ जेनजी भी तो कोविड के साथ ही आया ना यार। दोनों साइमल्टेनियसली पैरेलली एक साथ आगे चल रहे हैं। साइमल्टेनियसली तो आया, बट देखो कोविड का उसमें बहुत मेजर रोल है, क्योंकि कोविड ने ये सिखा दिया कि भाई तुम कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हो। तो अब जेनजी का ये हो गया है कि अब जब मैं कहीं पे भी बैठ के काम कर सकता हूँ तो मैं ऑफिस में जाके काम करूँ। ये जेनजी के लिए नया स्टेप है। अब मान लो मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे को अब वर्क फ्रॉम होम मिला, तो मेरे लिए को उसमें एडजस्ट होना, और मेरे को ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं घर पे बैठा हूँ। अब जेनजी है, बंदा नया नया काम करने मार्केट में गया, उसको स्टार्टिंग में वर्क फ्रॉम होम मिल गया, वो आगे कभी ऑफिस जाएगा ही नहीं। उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, कह रहा भाई मैं तो अपने घर पे बैठा काम करता हूँ, मैं यहाँ घूमते फिरते काम कर लेता हूँ, मैं क्यों जाऊँ ऑफिस, मैं क्यों काम करूँ ऐसा। अब ये चीज बाद में जाके कंपनीज को समझनी पड़ेगी और जेनजी के हिसाब से अपनी जॉब प्रोफाइल रखनी पड़ेगी। इतनी कंपनीज हैं यार जो अपनी पूरी बिल्डिंग छोड़ के चली गई, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी एम्प्लॉइज को ही वर्क फ्रॉम होम दे दिया। तुम काम करो, मैं हमें अपने पैसे कॉस्ट कटिंग कर रहा हूँ मैं। अब मान लो मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैं ये करूंगा ही नहीं, मैं पता क्या करूंगा,
जेंजी नहीं मान रहा ना, मैं एआई से रिप्लेस कर दूंगा। वो अलग डिबेट है, वो AI वही होना है। देखो समझो पहले अंतर क्या है, सारी की सारी जनरेशन्स में अंतर क्या है। जो हमारे दादाजी थे, ठीक है, उनको तुम खूंटे से मार मार के भी काम करवाओगे ना, वो काम करेंगे, क्योंकि उनका फर्स्ट पर्पस था कि मुझे पेट में खाना डालना चाहिए, बस मुझे खाना मिल जाए, मुझे घर में बत्ती बिजली कुछ ना मिले, मुझे खाना मिल जाए, मेरी बीवी को खाना मिल जाए, मेरे बच्चों को खाना मिल जाए। उसके लिए वो डंडा गाली सब खाने को तैयार थे। जब उनके बाद हमारे पापाओं की और हमारी मम्मियों की जनरेशन आई, तो उसमें बदलाव क्या हुआ, उनके पास बिस्तर चाहिए, टीवी चाहिए, उनके पास पेट में खाना डालने के लिए पैसा था। उन्होंने कहा इसको एक्सटेंड करते हैं नई लाइफ में, एलिवेट करते हैं अपनी लाइफ को। तो उनको क्या चाहिए था, घर में टीवी हो, फ्रिज हो, सोफा लगा हो, बेड लगा हो, हर चीज फैसिलिटी सारी, बेसिकली जो भी बेसिक नेसेसिटीज लाइफ की हो। जब हमारी जनरेशन आई तो हमें क्या चाहिए था, इंटरनेट, हमें इंटरनेट मिला, हमें इंटरनेट, हमें एडवांसमेंट मिली, हमें इंटरनेट मिला, हमें कंप्यूटर, पूरा प्रॉपर स्मार्टफोन, लैपटॉप, सब चीजें। हमारे टाइम पे लाइफ को थोड़ा सा इजी और बनाने का जरिया ढूंढा गया। हमने कहा कि भाई खाना है, घर में बेसिक नेसेसिटीज, बिजली आ रही है, सब आ रहा है, लेट्स गो फॉर न्यू थिंग्स, नए गैजेट, थोड़ा सा अपनी लाइफ को और अपग्रेड करते हैं, बड़ा फोन लेकर आते हैं। अब की जो जनरेशन आई है जेनजी, इस पर खाना भी है, इस पर तुम्हारा क्या कहते हैं, ये बेसिक नेसेसिटीज भी है, घर में फ्रिज, घोड़ा गाड़ी सब है। उसके बाद इनके पास नॉर्मल बेसिक प्रोडक्ट्स भी हैं कि भैया लैपटॉप भी अच्छा है, फोन भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है। अब इनको क्या चाहिए, अब इनको चाहिए कि भाई हमें दो हाई एंड चीज, एग्जैक्टली टोटल लग्जरी चाहिए भाई हमें, हमारे पास सब है। तो ये समझो, जो हमारे दादाओं के जमाने की जनरेशन थी वो काम करने जाती थी खाना लाने, जो हमारे पापा मम्मी की जनरेशन थी वो काम करने जाती थी ताकि घर में बेसिक नेसेसिटीज आ सकें। हमारे आसपास की जो हमारे हमसे जस्ट जो ऊपर जनरेशन है, या हम जो हैं, हम काम करने जाते थे किस लिए, ताकि हमारे घर के अंदर जो है हम अपनी लाइफ को और अपग्रेड कर सकें, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। जिस जेन ज़ी अब जा रही है काम करने के लिए ताकि वो अपने फोन का कवर खरीद सके, वो अपने गाड़ी में पहिए में नया अलॉय लगा सके, अपनी गाड़ी पे नया पेंट डाल सके, अपनी सैलरी से ज्यादा खर्चे करने के लिए उनको चाहिए बस। उनके लिए सैलरी खर्चा नहीं है, तुम समझो पहले। सैलरी से ज्यादा खर्चे करते हैं वो। नहीं, बात है ही नहीं, यही तो बात मैं कह रहा हूं। उन पे जब सब कुछ है, मेरे घर में सब कुछ है, तो मैं सैलरी कमाने क्यों जा रहा हूं? मैं अपने फोन का कवर लेने के लिए सैलरी कमा रहा हूं, खाना खाने के लिए नहीं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें जॉब दो या ना दो, उससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। का पैसा है ना, वही जो चीज है, वो चीज उनको समझ ही नहीं आएगी। उनका बाप का पैसा नहीं है, उनको पता है कि मेरे बाप पे 4 प्रॉपर्टी है, ये मेरे को अगर कंपनी जॉब भी नहीं देगी तब भी मैं खा लूंगा, लात मार देगा इस कंपनी को। वही तो ये बात है। वैल्यू नहीं पता ना इस चीज की। नहीं, वैल्यू की बात नहीं है यहाँ पे, बात यहाँ पे वैल्यू की नहीं, उन पे सब है, वैल्यू की बात नहीं है। अगर उन पे वैल्यू नहीं तो क्या उखाड़ लेंगे, तू बता मुझे। मेरे घर, अगर किसी के घर के अंदर, ठीक है, किसी के बाप पे 4 जमीन पड़ी हुई है ग्रेटर नोएडा के अंदर जो मुआवजे पे दे रखी हैं, उसको पैसे की वैल्यू ना भी हो तो क्या उखड़ जाएगा, उस पर जिंदगी का मुआवजा फिर भी आना है। अगर धंधा करना नहीं आता उसको, अगर अपने बाप की चीजें समझ नहीं आती कि उसने कैसे अपना काम करके कैसे अपनी इमेज बना के और कैसे किस तरीकों से 4 जमीन पे क्या इमेज बनानी है मुझे? भाई 4 जमीन भी अगर खरीदी है तो है ना, उस बंदे जेनजी को थोड़ी पता उसने किस मेहनत से अपने उसको फर्क पड़ता नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता ना, उसको करना क्या उस चीज से। भाई मेरी जमीन ग्रेटर नोएडा पे 99 साल के लीज पे चढ़ गई, अब मुझे घाट फर्क नहीं पड़ता कि उस जमीन पे क्या हो रहा है। मेरे अकाउंट में हर महीने जो 3 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाता है, मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है, ये बताओ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता 99 साल जमीन के साथ क्या हो रहा है भाई। प्लस उनके पास सारी चीजें हैं, जो भी बेसिक चीजें हैं, जो उनका जो भी भाई घर में बिजली आ रही है, खाना आ रहा है, मेरा भूखा नहीं मर रहा। पॉइंट क्या है कि अगर उनके पास यहाँ पर पॉइंट ये है, तो बात ये है कि जेन ज़ी नहीं बदलेगा, दे उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पे जॉब है कि नहीं है। तो ये अगर कंपनी ने टाइम के बाद जाके, अब तुमने कहा 99 साल की लीज, ठीक है, 99 साल की लीज है, मान लिया, एक टाइम पे जाके 99 टाइम की लीज भी खत्म होगी भाई, वो जिंदा बचेगा ही नहीं बंदा, भी जब आएंगे उससे उसको क्या लेना देना। अरे भाई उसके बच्चे भी तो एक तरीके से इसी लीनियज के जा रहे हैं भाई। जब 99 साल की मेरे पास लीज है और हर साल मेरे पास 3 लाख रुपए एक जमीन से आ रहा है, और एक जमीन से मान लो तो मैं और 3 नहीं जमीन खरीद सकता उससे अपने बच्चे के लिए, कि भाई 4 जमीन तो है ही, 4 और खरीद लेता हूँ अपने बच्चे के लिए, छोड़ के उसमें 8 जमीन होंगी। मेरे को 4 जमीन से मुआवजा रहा, मेरे बच्चे को 8 जमीन से आएगा, उसके बच्चे को 12 जमीन से आएगा, उसके बच्चों को 20 जमीन से आएगा। इतनी जमीनें खरीदता रहेगा वो तो क्या है। एक मिनट, इंग्लैंड का किंग जो है उसकी कितनी जमीनें हैं, कभी गिनती करी है? 7.5 लाख जमीन है उस आदमी के पास पूरे वर्ल्ड में। उसकी एक जनरेशन ने पहले दुनिया के अंदर 3 जमीन से शुरू करा होगा एक टाइम पे, आज उन पे 7.5 लाख जमीनें हैं।
क्योंकि कितना 2000 ऑलमोस्ट 1000 साल की हिस्ट्री है वाइकिंग्स के बाद से। 1000 साल में वो 2-3 जमीन से 7.5 लाख जमीनें पहुंच गए। कितनी जनरेशन निकली? 14 जनरेशन सिर्फ मुश्किल से। जस्ट सेइंग कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। नहीं, रियल एस्टेट में तुम AI में इन्वेस्ट करो तुम भाई, तुम रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्ट करोगे? 2 करोड़ की जमीन खरीद क्या कर लोगे भाई? 100 करोड़ की जमीन खरीदो तो बात भी है। 2 करोड़ की जमीन हमारे लोगों ने खरीद रखी है, क्या उखाड़ लेंगे उसको? घर ही होता है 2 करोड़ का तो यार। क्या कर लोगे? घर का कितना किराया आ जाएगा? 20,000 रुपए में घर चला लोगे। साला अपार्टमेंट होता है, अगर एक बिल्डिंग खत्म हुई तो अपार्टमेंट भी क्या तुम? बस सो बेसिकली इस पूरी कॉन्वर्सेशन का कंक्लूजन ये है कि जेनजी नहीं बदलने वाला, तुम्हें बदलना पड़ेगा। क्या कर लेंगे मतलब? जेनजी कहीं नहीं बदलेगा। अगर तुम कहोगे जेनजी को कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पे जॉब करो और इतने कम पैसे में करो, तो जेनजी बोलेगा भाई सुन, इससे ज्यादा तो ना पैसा मेरी सिगरेट में उड़ जाता है महीने का, ये तो इसमें तेरे लिए काम करूंगा मैं 8 घंटा बैठ के, घर जा अपने तू पैसा लेके। अब ये प्रॉब्लम उसी इंडस्ट्री के अंदर है कि जो इंडस्ट्री इस समय डाउन पे जा रही है और जो इंडस्ट्री इस समय एआई पे शिफ्ट कर रही है। जो एआई पे शिफ्ट कर रहा है वो कहेगा मेरे को जेनजी चाहिए ही नहीं, सब एआई कर देगा। जो इंडस्ट्री डाउन जा रही है वो फंस जाएगा कि भाई ये तो उतना काम ही नहीं करेगा जितना मुझे करवाना है, तो इसको कम पैसे में। तो कंपनियां क्या होंगी? मैन पावर खत्म हो जाएगा। तुम चाहे कितना भी एआई घुसा लो, अगर तुम्हारे पास 100 एआई भी है ना, एक बंदा होना चाहिए, हाँ स्किलफुल एक बंदा होना चाहिए जो उन 100 एआई को ओवरसाइट उन पर रख सके कि ये अभी मैंने एक वीडियो देखी, टेस्ला की गाड़ी का हैंडल था मुड़ गया अपने आप, वो बंदे ने सीधा नहीं किया होता टाइम पे तो घुस जाती किसी गाड़ी में। ओवरसाइट तो चाहिए तुम्हें। तुम्हें एक इंसान तब भी सुपरविजन के लिए चाहिए। तुम कितना भी एआई पे शिफ्ट कर लो यार, एक मैनेजमेंट तो तब भी चाहिए। मेरे पास हुड सूट है, बट हुड सूट चलाऊंगी तो मैं ही ना, चाहे वो मेरा शायद काम हेडलाइन डाल दे। हाँ कोई तो चेक करना होना चाहिए कि भाई इसने सही हेडलाइन डाली नहीं डाली है। प्लस हुड सूट पे अगर आप चलो सोशल मीडिया की मैं जॉब करती हूँ, जैसे कि अगर मैं मैनेज भी कर रही हूँ, मेरे पास 5 अकाउंट है, शायद पहले मुझे 25 मिनट लगता था, अब मुझे 5 मिनट लगता है, बट वो 5 मिनट करने के लिए भी तो एक इंसान को अपने 5 मिनट देने पड़ेंगे ना। हुड सूट पे अगर मैं एक साथ भी 5 प्लेटफॉर्म को पे स्केड्यूल कर रही हूँ तो करूंगी तो मैं ही। अब ये समझो, ये जो बर्थ वाली प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पे आ रही है? ये प्रॉब्लम आ रही है उन जगहों पे जहां पर कि जेनजी है मिडिल क्लास, ठीक है, जिनके घर पे मुआवजे की जमीन नहीं है, या जिनके घर पे इतना सीन नहीं है कि उनके पास कोई एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इनकम हो। वो देखते हैं और वो कहते हैं कि यार अपना पेट तो भर नहीं रहा, ठीक है, दूसरे का मैं क्या भरूंगा लाके दुनिया के अंदर। मैं मेरे अपने खुद के खर्चे निकल नहीं रहे, कल को दुनिया में आएगा, उसकी स्कूल की फीस होगी, उसकी कॉलेज की फीस होगी, साला 20 लाख का तो आज MBA होता है। तुम सोचो आज किसी ने बच्चा पैदा किया, वो करोड़ रुपए 14 साल के बाद, 14 साल में तुम इन्फ्लेशन सोचो, साला करोड़ रुपए कोर्स होगा MBA का, कहाँ से लाऊंगा मैं? ठीक है, अब ऐसा तो वही चीज़ है ना, यहाँ पर फंस रहा है मिडिल क्लास। फिर से बुर्जुआस जो बोलते हैं यूरोप के अंदर, बुर्जुआसी, ये वही क्लास है जो फंस रही है। और ये क्लास चाहे वो US में हो चाहे वो रशिया में हो। ऑल्सो कि जितनी भी कंट्रीज है वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज ही है। ये प्रॉब्लम ये जहाँ पे भी बर्थ डिक्लाइन हो रहा है डेवलप कंट्रीज है, लेकिन ये समझो कि उन डेवलप कंट्रीज के अंदर इस समय फाइनेंशियली चीजें सही नहीं है। ऑफ कोर्स, एंड लोगों की मेंटल स्टेट भी नहीं, क्योंकि देखो LGBTQ चलो मान लिया मैंने, रशिया में नहीं है, लेकिन बाकी जितनी कंट्रीज लिखी थी ना सब में LGBTQ छाया हुआ भाई साहब। LGBTQ भी US ले लो, फ्रांस ले लो, सब में ऐसे बंदे पागल होके घूमते थे। हाँ, कोई हिसाब नहीं है। इसमें तुम्हारा वो पॉइंट आ जाता है कि भाई जो तुम पहले बोल रहे थे कि इन लोगों को इतना सब कुछ मिल गया कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता। जो LGBTQ वाले कम्युनिटी वाले लोग हैं ना, इनके साथ प्रॉब्लम यही हुई है कि जो अभी मैं केस बता रहा था उसे तुम इंडिया में सीमित मान लो, ठीक है, US में क्या हो चुका है, वो हमसे और 10 साल 20 साल आगे हैं, ठीक है। वहां ये हो गया है कि वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे पैसा है, घर से आ रहा है, अब उनको पता ही नहीं है कि मैं करूं क्या जिंदगी में, ठीक है, कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। वो कोई लड़का लड़की बन जा रहा है, कोई लड़की लड़का बन जा कि भाई बहुत पैसा पड़ा हुआ, 3-4 करोड़ सेक्स चेंज ऑपरेशन ही करा लेता हूँ, क्या इसका बिजनेस खोलूंगा मैं। वो ये हो रहा है वहां पे। प्लस हमें एक चीज और देखनी चाहिए, जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें सब में ये लोग इमिग्रेंट्स को भर भर के ले रहे हैं। हाँ देखो, रशिया नहीं लेता यार, रशिया इतने इमिग्रेंट्स नहीं लेता, ऑब्वियसली रशिया लेना नहीं चाहता, रशिया जाना नहीं चाहता कोई। और अच्छी बात, हाँ ये भी है, तुम ये समझो रशिया के पास कोई नहीं जाता, टेम्परेचर भी हर कोई नहीं रह सकता। इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स में अंतर होता है, ठीक है। इमिग्रेंट है जो वहां जाके वहां पे जाता है लीगल तरीके से, वहां जाके जो नहीं, माइग्रेंट होता है वहां लीगल तरीके से जाता है, वहां पे जॉब लेता है लीगल तरीके से, वहां पर उनकी सिटीजनशिप लेता है और वहां का मेंबर बनता है। इमिग्रेंट होता है जिसके अपने देश में कुछ कांड हो रखा और वो भाग के गया शरण लेने कहीं पे। US हमेशा माइग्रेंट्स का कंट्री है। US बनाया ही बाहर के लोगों ने आके था, वो गांव था,
ठीक है, वो इंग्लैंड और फ्रांस में जो लोग वहां की मोनार्की से तंग आ गए थे ना कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए, इंग्लैंड, फ्रांस, डच, सारे लोग ही आए थे जो वहां उन देशों के अंदर तंग हो गए थे अपनी मोनार्की से कि भाई हम किंग्स रूल में नहीं रहेंगे, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, वो यूएस आए थे, पूरा ईस्ट कोस्ट बसाया और धीरे 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 वेस्ट पे गए। यूएस हमेशा माइग्रेंट कंट्री रहा है। इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो ना उनमें स्किल है, ना उनमें दिमाग है, ना वो अपना देश बना पाए। बस वो सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं कंट्री में, उसके रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। हाँ, और बाद में पॉलिटिशियंस के वोट बैंक बनते हैं और कुछ काम नहीं है उनका, कुछ काम नहीं है। और यही हो रहा है यूएस, और अब तुम रशिया और यूएस की बात कर रहे हो। भाई अगर मैं माइग्रेंट, मुझे बाहर जाके काम करना है, मेरे को दो चॉइस दी, रशिया में जाके रहो और यूएस में जाके काम करो, मैं कहाँ जाऊंगा? यूएस। मैं तो रशिया। क्यों? क्योंकि यूएस में जो भी कंडीशंस चल रहे हैं वो बहुत ही बेकार है, प्लस वो लोग दे आर नॉट वेरी एक्सेप्टेबल। आप मान लो न्यूयॉर्क में जाके बात कर लोगे लोगों से, आप जाके रशिया के अंदर आपको जॉब मिल रही है भैया न्यूयॉर्क के किसी बिल्डिंग के अंदर लॉयर की, रशिया जाओगे फिर भी लॉ पढ़ना है? नहीं। रशिया में आपने अगर एक रशिया में आपने एक नहीं रशिया में आपने $1 कमाया तो भारत की करेंसी में 80 रुपए है। रशिया में, यूएस में आपने $1 कमाया तो इंडिया में आके वो 80 रुपए बन जाता है। रशिया के अंदर आपने ₹1 कमाया तो ₹1 बनता है। कहाँ कमाना चाहोगे? अरे लेकिन यूएस में अगर जितना कमाते हैं उसकी तरफ से एक्सपेंसेस भी तो वहीं के होते हैं ना क्या? यूएस का भी अगेन अगर मैं इफ आई हैव टू रीथिंक अगेन माय आंसर, देन यूएस प्रोबेबली वुड बी अ बेटर चॉइस, बिकॉज़ लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्लाइमेट कंडीशंस नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तुम्हारे पास लिविंग कंडीशंस हैं। अब तुम मानो सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छी लिविंग कंडीशन है, पैसा है, जॉब है, पैसा है, वहाँ पे फ्री हेल्थ केयर, फ्री सब कुछ मिल रहा है। क्या वहाँ लिविंग कंडीशन अच्छी हैं? तुम्हें पता है वहाँ पे आज भी सीवेज सिस्टम नहीं है पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर सीवेज सिस्टम नहीं है। तुम जब नीचे जाके वॉशरूम करते हो तो एक बैग में इकट्ठा होता है और बैग को ले जाके तुम्हें डंप करना पड़ता है हर सुबह। ये रशिया के अंदर सीवेज सिस्टम है, बहुत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। तो जब तुम कहते हो कि क्या रशिया की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यूएस की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई अंतर है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा अंतर है। तुम दोनों के घरों में जाओगे ना, तुम रशिया में जाओगे तुम्हें लगेगा तुम इंडियन घर में आए हो, तुम यूएस जाओगे ना कहोगे भाई ये क्या है, 5 स्टार होटल कहाँ से आ गया? होगा वहां पे सिर्फ छोटा घर। तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ इंक्रीज हुआ? रशिया में। यार अगर बंदा रशिया में ही किसी मॉस्को सिटी में रह रहा हो और एक बंदा न्यूयॉर्क में रह रहा हो, ऑब्वियसली मॉस्को और न्यूयॉर्क में देख लो तो फर्क पता चल जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स वाला हिसाब किताब है वो यही है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब आपके देश की अच्छी होगी तो लोग चाहेंगे वहां पर कि क्या 2% बैटरी फटाफट खत्म हो जाएगा ये। अच्छा, तो यही था, इस पर डालो फिर सेंटर में। क्या बोल रहा था मैं? तो यही था कि मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स। तो यही था कि किस तरीके से जो है, मतलब कि इस पे डालो बीच में। तो यही है कि क्यों रशिया के अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स बनाई जा रही है ताकि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज करे। लेकिन मेरे को लगता नहीं इससे कोई फायदा होगा, क्योंकि जब तक आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज नहीं करोगे, जब तक आप अर्निंग्स रेज नहीं करोगे, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग सेक्स के लिए मरे जा रहे हैं, करते तो होंगे ही ऑब्वियसली। हाँ, तो वही चीज़ है, बट वो नहीं करना चाहते बच्चा, क्योंकि उनको लगता है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बच्चे करने का डिफरेंस अलग है, बच्चे की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना। लाइबिलिटी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और ये मेरे को लगता है इससे ज़्यादा नुकसान ही होना है। मतलब नुकसान क्या होना है, लड़कों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट देख लो, वहाँ पे तो डेली चलता है क्या वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है। तो ये बड़ा हाइपोथेटिकल सा है कि भाई इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या ये डिस्ट्रप्शन कर सकता है, वो बात की हाउ द टाइम पासेस। चलिए लास्ट टॉपिक पे आते हैं फटाफट से, 5 मिनट हमारा लास्ट। शॉन डिडी कॉम्स आप लोग मांगते रहते हैं। $50 बिलियन की बॉन्ड कैंसिल कर दी गई है, लेकिन काउंटर में हॉलीवुड का डर्टी गेम भी शुरू हो चुका है। कह रहे नाम निकाल दिए जाएंगे इनके, कुछ नाम निकाल दिए जाएंगे। और जो बंदा इनके शॉन डिडी कॉम्स के विक्टिम्स का जो केस लड़ रहा था, वो आदमी के ऊपर अपना एक खुद का सेक्सुअल नहीं है शायद से, असॉल्ट चार्जेस लगे हैं। बट वो ये डर्टी गेम, अब आप पे जो कीचड़ उछाल रहा है उसे पे उल्टा उछाल दोगे तो मीडिया का कवरेज कहीं और चला जाएगा। लेकिन ट्रम्प आ रहे हैं और ये जो हमारे शॉन डिडी कॉम्स और लेफ्टिस्ट कबाल का अब शायद से मेरे हिसाब से अंत आने वाला है। मगर बात वही है कि क्या ट्रम्प के आने से पहले कुछ हो जाएगा? मेरे को ये लग रहा है कि ट्रम्प के आने में अभी भी इतना टाइम है, लाइक 22 जनवरी का है उनका और नवंबर ऑलरेडी चल रहा है। एक्चुअली वी आर सिटिंग ऑन लाइक एग्जैक्टली 2 महीने यहाँ से।
तो अभी बात सीधी सी यही है कि कॉम्स वही किकिंग वाली जो उसकी वीडियो थी उसी के ऊपर उसने जो है कल कोर्ट के अंदर भी माफ़ी मांगी है कि मैंने CNN के बाद भी माफ़ी मांगी थी और उन सब चीज़ों को मैंने कहा था। इसमें लिखा है अर्लियर प्रोसिक्यूटर क्रिस्टीना स्लाविक सेड कॉम्स ट्राइड टू ब्राइब होटल स्टाफ टू डिलीट द सर्विलेंस फुटेज, वही वाली फुटेज, ये कोर्ट में हुई है कल बात, डेमोन्स्ट्रेटिंग ही वॉज कमिटेड टू कंसीलिंग हिज क्राइम्स बाय इलीगल मीन्स। तो उन्होंने पहले कोशिश पूरी करी है अपनी छुपाने के लिए, छिपाने की। यार देखो ये ना अभी ऐसा हिसाब है कि लोगों को पता है कि डीडी एक एसेट है पूरे के पूरे इस बबल के लिए, जो भी उनका हॉलीवुड का बबल बना हुआ था, जितना भी स्कैम और कल्ट इन्होंने बनाया हुआ था, डीडी एक ऐसा इंसान है जिसके बेसिस पे ही उस बबल के अंदर घुस सकते हैं। अब रिस्क उनके पास ये है कि अगर डीडी को कुछ हो ना जाए, बस डीडी को कुछ नहीं हो रहा, डीडी चीजें कर रहे हैं ना, जितना भी इसका ध्यान रखा जा रहा है कि स्पेशल सेल हो, मेडिकल प्रॉपर्टीज की पूरी हो, खाना पीना इसका सबसे बढ़िया रहे, ये बस चाहते हैं कि कुछ ना हो, चुपचाप ये बस चाहते हैं कि कुछ ना ऐसा उल्टा सीधा हो उसके साथ, सीधा सीधा ट्रायल मेरिट पे चले और अपने आप जैसे जैसे ये अंदर घुसते जाएंगे इनको पता लगता जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो ट्रायल मेरिट पे चलने नहीं दे रहा ना। देखो यहाँ पे लिखा है इवन फ्रॉम बिहाइंड द बार्स एट द मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर कॉम्स हैड कम्युनिकेटेड विद हिज लॉयर्स थ्रू अनऑथराइज्ड चैनल्स and sought to run a social media campaign to sway potential jurors, Slavic said. ये इसने अपने बर्थडे के टाइम पे अपने पूरे सेलमेट के फोन से 5 फोन थे इसके पास जो रिकवर किए गए हैं, कि सब कुछ यही है कि आपकी पब्लिक में क्या इमेज है, सारा गेम वही है। उसने ज्यूरर्स, क्योंकि यूएस के अंदर ज्यूरी बैठती है ना 12 लोगों की, तो वो होते हैं नॉर्मल लोग, उनको तो दिमाग है नहीं तो ना कि भाई हमारे कौन ब्रेन वॉश कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उनको तो सोशल मीडिया पे न्यूज़ पढ़ने के लिए मना कर देते हैं कि इस केस से रिलेटेड कोई न्यूज़ देखनी नहीं है आपको। हाँ, तो यहाँ पे लिखा कॉम्स हैज डिनाइड रॉन्ग डूइंग्स बट हिज लॉयर्स हैव आर्ग्यूड दैट द सेक्सुअल एक्टिविटी डिस्क्राइब्ड बाय प्रोसिक्यूटर्स वाज कंसेंशुअल। Combs' lawyer questioned why jail was needed when federal prosecutor in Brooklyn last month allowed pre-trial release on a $10 million bond for former Abercrombie and Fitch CEO Mike Jeffries, who was pleaded not guilty to sex trafficking. तो ये Mike Jeffries एक अलग केस है, जो कि वहां पर ऐसे ही कुछ केस हुआ था, तो उसको एग्जाम्पल देके उसको जब $10 बिलियन बॉन्ड पे बेल दे दी थी, तो डीडी को क्यों नहीं दे रहे हैं $50 मिलियन पे भी? वो इसलिए है क्योंकि वहां पर ये बोल रहे हैं कि जो जज था उसने इसलिए रुकवा दिया कि भाई आपका जो क्लाइंट है वो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, वो गेम खेल रहा है, इसलिए नहीं देंगे। बहुत टाइम से कर रहा होगा यार। आई थिंक ये आल्सो भी रीजन हो सकता है बिकॉज़ ही इज अ पब्लिक फिगर, और जिस तरह की उसके वीडियोस और जिस तरह का उसका कॉन्डक्ट आया है एंड द काइंड ऑफ थिंग दैट ही हैज बीन डूइंग, प्रोबेबली अदर यहाँ पे भी फिर पब्लिक इमेज काम आ जाती है ना। नहीं, लोगों ने देख लिया वीडियो में भी कि भाई तो किसी को मार रहा है वो, किसी को जो वाला वीडियो काफी उसके ऑपोजिशन उसके बारे में कुछ भी बोले, एक डाउट जाता है कि हाँ ये ऐसा कर सकता है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं कि इनोसेंट हो। इसने वीडियो में प्रोबेबली साफ सीधा अपनी बंदी को मार रहा है और उसके बाद उसी वीडियो को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी उसने ट्राई करा था, जो कि उन्होंने भी कोर्ट में बात करी है। फिर से ये क्यों नहीं कर सकता ये? वही तो, अब अगर जूरी को भी इतना समझ आ जाता है ना कि यार अगर ये एक काम कर सकता है बुरा, इसको कोई ज्यादा टाइम लगेगा दूसरी चीज का उसको कवर करके दूसरी चीज को और करने में। वही कि इसने ये दिया है कि भाई हमारा डिफेंस जो है वो ये है कि हमारा जो ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप था टॉक्सिक लविंग 11 ईयर रिलेशनशिप था, और इसके ऊपर वो ऑलरेडी वापस माफी मांग चुके हैं। देयर इज 0% चांस ऑफ दैट हैपनिंग अगेन, बोला है उनके लॉयर ने। और जो मेन चीज, नहीं मानता भाई मैं, जो मेन चीज यहाँ पर आती है वो यही आती है कि भाई जो डीडी का जो ये वाला पार्ट है ना जो कोर्ट में हुआ है, जहाँ पर कि ये $10 मिलियन वाली बात जो हुई थी उसके ऊपर जो है वहाँ के अटर्नी ने यही बोला है कि 80 साल का था माइक जेफरीज और कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, इसकी है इसलिए हम इसे बेल नहीं दे सकते। 80 साल का नहीं है, ये 80 साल का नहीं है, और इसके ऊपर बहुत अनेक शनेक क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी। और सिर्फ इसका एक केस तक लिमिटेड नहीं है, इसके पास इसके बहुत केस है और एक सारे शेडी हैं, एक ही तरह के मल्टीपल केसेस है, लाइक सेक्सुअल बहुत लोगों ने एलिगेशंस डाले हुए हैं इस पे यार। इस केस पे कितने सेक्सुअल एलिगेशन के केसेस लगे हैं। और इसमें लिखा है दे आल्सो सेड फेडरल एजेंट्स रिकवर्ड राइफल्स विद डिफेस्ड सीरियल नंबर्स फ्रॉम कोम्स रेजिडेंस। ले भाई ये तो और खतरनाक केस है, ये प्रॉपर ये अलग केस है। इलीगल गन्स का भी इस पे केस बनेगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो। उसमें लिखा है दिस वीक सुब्रमण्यम ordered prosecutors to destroy their copies of handwritten notes that Combs took in jail pending a decision on whether they were subject to attorney-client privilege.
A government investigator photographed the notes during a sweep of Metropolitan Detention Center in Brooklyn, where Combs has been jailed. मतलब ये किस्मत ही इस आदमी की फूटी हुई है भाई, इस समय की इसने अगर कुछ नहीं कर सकता भाई, हर जगह पे जहाँ हाथ मारेगा वहाँ हाथ कटेगा इसका। तो इसका भी इस पर शनि बारी है बेसिकली। शनि का साल चल रहा है। हाँ, 8 नंबर। हाँ, तो ये शनि बारी है इस समय कोम्स पे, बट अच्छा शनि बारी रहे, तुम्हें जेल होए, हम वेट करेंगे। इंसानों को तो शनि भारी वैसे भी होना चाहिए जनरली भी। वेट है ट्रम्प जी का, ट्रम्प जब आएंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा डीडी के ऊपर, हमें लगता है बहुत सारे नाम भी आ रहेंगे इस पर, और आने भी चाहिए। और एक तो मैडम जो डीडी की बहुत अच्छी दोस्त थी एलन, जिनका एलन शो आता था, वो ट्रम्प के देश छोड़ के भाग गई है, उसे समझ में आ गया ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के अंदर मैं रह ही नहीं सकती हूँ, गुड बाय। वो डीडी की बेस्ट फ्रेंड थी 2015-16 के अंदर। अब वो ऐसी कंट्री में गई होगी जहाँ पे, कहाँ पे गई है वैसे? यूके नहीं, यूके तो जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती? यूके के अंदर क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें पता है यूके में क्या चल रहा है? अगर उसका नाम आ जाता है डीडी की लिस्ट में तो उसको बुला सकते हैं ना। घंटा कोई नहीं बुलाएगा। यूके के अंदर कम्युनिस्ट सरकार बैठी हुई है। यूके के अंदर इलॉन मस्क, जो हमारे साथ अदानी के साथ किया, यूके की सरकार ने इलॉन मस्क को भेजा है कि आओ जवाब दो, यहाँ पे केस बनाएंगे तुम्हारे ऊपर। और अब तुम जाके अगर कोई भी इस समय इलॉन मस्क की प्रोफाइल खोलेगा ट्विटर पे तो क्या देखेगा? उसने जो कैंपेन यहाँ पे कमला हैरिस और बाइडेन को गिराने के लिए शुरू किया था ना, सेम उसने वहां शुरू कर दिया है। अब वो यूएस से बैठ के, यूएस की सरकार ने बैठ के ब्रिटेन की सरकार गिराएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें। और उसकी इतनी पावर है, वो कर भी सकता है, वो कर भी देगा। ट्विटर है भाई उसके हाथ में, ट्विटर है, वो कर देगा। और क्योंकि वहां पे सरकार पागल हो चुकी है, वहां कम्युनिस्ट सरकार गलती से पावर में। अगर यूके के जो बंदे बाहर बैठे हो कह रहे हैं ये क्या हो गया हमारे देश में भाई, ये कैसे आ गए भोसड़ी के? यूके में भी तो भाई साहब इतने सारे इंडियंस आ चुके हैं। अभी रिपोर्ट आई थी कि इंडियंस की ज्यादा प्रॉपर्टी है कंपेयर टू वाइट इंग्लिश पीपल। यूके खत्म है, यूके कुछ नहीं बचा हुआ भाई साहब। फ्रांस वो अपना सिर्फ घर बनाने जा रहा है। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। हेलो, 200 साल हो गए यूके को यहाँ पे आके पूरा अपना कब्जा करके बाहर गए। जिस दिन यूके के लोगों को, सरकार को उसे इलीगल डिक्लेयर करना हो कर देगा। यही बात होती है कि तुम्हारा घर जो है ना, कागज का पन्ना है एक, ये पन्ना डिस्ट्रॉय, तुम्हारा घर डिस्ट्रॉय, तुम्हारी जमीन ना है फिर वो। तो फॉरेन लैंड के अंदर लैंड लेना यही एक सबसे बड़ा इशू है। तुम देखो ना रशिया के साथ क्या हुआ। खरीदे ना उन्होंने जाके, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएस, हर जगह अपने अपने लैंड खरीद के, गाड़ियां उन्हें सब खरीद। जिस दिन वॉर हुआ, जिस दिन सैंक्शन लगे, सब छिन गया उनका, एक रात के अंदर गायब सारा प्रॉपर्टी। अरे यार फिर वॉर आ गया ना यार, वॉर एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। वॉर के टाइम पे इमरजेंसी तो गया ना, बट वो तो गया ना। अगेन वो जो बात कर रहे हैं कि वो एक कंट्री पे ओवरऑल पूरा एलिगेशन लगाया, बट अगर आप और मैं जाके कनाडा में लेंगे वो हमें थोड़ी। अच्छा तुम बताओ मेरे को, जर्मनी के अंदर जब हिटलर आया था तब कौन सा वॉर था? जब कौन सा वॉर था कि ज्यूस से उनकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब छीन ली गई थी? अरे वो एक बंदे का इन्फ्लुएंस था ना, और इन्फ्लुएंस नहीं, ये इसे कहते हैं डिवीजन होना। तुम अभी भी, अब तुम जाके नेट पे कनाडा सर्च करोगे ना, और तुम कनाडा के अंदर कोई भी जो कांड चल रहे हैं वहां पे, उस पर क्लिक करोगे तो उनके क्लिक करने में तुम पता क्या मिलेगा? कैनेडियंस वहां पे सिखों को और हिंदुओं को गाली बक रहे हैं बस। वो उनका तो सिर्फ एक चीज पे है, इनको देश से भगाओ। वो और जब यहाँ पर आ जाते हो, आगे इंडिया में भी आगे बाहर के लोग आके अपने लड़ाइयां लड़ने लग जाएंगे और अपने बसड़े में हमारे देश को मत लाओ। हम 400-500 साल एक कौम के अंदर राज बैठे हुए थे, गुलाम बन के, उसका 500 साल दूसरी कौम का, हम नहीं लड़ते ना। रिटेलिएशन तो आया था ना हमारी तरफ से भी। कोई रिटेलिएशन नहीं था भाई यार, एक लठ लेके रिटेलिएशन नहीं। अरे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, लठ वाला तो निकल जाएगा कुछ, लेकिन उसके अलावा जिनका नाम नहीं आया कभी, उन लोगों ने, बहुत लोगों ने सैक्रिफाइस। और जो बाकी हमारे साथ बेकार चीजें होती है उसके बाद, हाँ, के बाद, तो ये सारी चीजें हैं कि भाई ये बहुत हाइपोथेटिकल मामला है जो ये पूरा का पूरा है कि यूएस में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, और किधर को डायरेक्शन लेगा, क्या जाएगा, किसी को नहीं पता। चलिए खत्म करते हैं आज का ये शो, पॉप नेशन पॉडकास्ट, अदानी और शॉन डिडी कोम्स और रशिया की मिनिस्ट्री। चर्चा बढ़िया थी, बस यही है कि काफ़ी डिप्रेसिंग से तीनों टॉपिक हैं। अगले हफ्ते वापस आएंगे थोड़े चुलबुलाते, थोड़े हंसमुखाते टॉपिक्स के साथ। कुछ है, हो रहा कुछ अगले हफ्ते की? नहीं हो रहा है, देखते हैं, कुछ मामला हो जाए, कहीं कोई किसी को बजा दे तो उसको भी लेकर आएंगे। तब तक खैर मनाइए अपनी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक ऑन द पॉप नेशन एंड वैल्यू नेशन पॉडकास्ट। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।